नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है प्यारे दोस्तों एम राउट क्लासेस में। देखिए दोस्तों, अभी आपकी एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम चल रही है। वहां पर मैथ में किस प्रकार का लेवल आ रहा है और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसका एनालिसिस करके टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं। इन 15 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और इन क्वेश्चन में हम बेस्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे। अगर आप सारे 15 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पा रहे हैं तो आप मान के चलिए कि एग्जाम में आप आराम से अपने क्वेश्चन बना के आ पाएंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन दिया गया, एक रियल एस्टेट एजेंट दो भूखंड 48,000 रुपए में प्रत्येक में बेचता है, मतलब प्रत्येक को 48,000 में बेचता है। एक पर उसे 35% का लाभ होता है और दूसरे पर 35% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, लाभ या हानि हमें परसेंटेज में पूछा है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर वैल्यू की जरूरत नहीं है। बिना वैल्यू के भी हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब एक है हमारा सीपी और एक है हमारा एसपी, ठीक है। एक पर उसे 35% का लाभ होता है, यानी इस 35% की फ्रैक्शन कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 7/20। पता है आप सभी को। अब 20 रुपए की चीज कोई है, उस पर 7 का प्रॉफिट हुआ, कितने की बिक गई, 27 में बिक गई। इसके बाद दूसरे पर उसे 35% की हानि होती है, यानी 20 रुपए की वस्तु उसे 7 की हानि यानी 13 में बिक गई। अब क्वेश्चन में देखिए, सबसे मेन लाइन स्टार्टिंग में दिया गया है, प्रत्येक भूखंड को 48,000 रुपए में बेचता है। मतलब दोनों सिचुएशन में हमारा जो एसपी है वो समान होना चाहिए। यहां पर जो दोनों एसपी है देखिए अलग अलग है, इन दोनों को हम करेंगे पहले समान। समान कैसे करेंगे, देखिए ऊपर आप 13 से गुणा कर दीजिए और नीचे आप 27 से गुणा कर दीजिए। देखिए ऊपर 13 से गुणा करेंगे, ये भी सेम हो जाएगा, ये भी, दोनों हमारे एसपी सेम हो गए। अगर ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे तो इधर सीपी में भी गुणा करना होगा, तो इधर भी 13 से गुणा करेंगे और इधर भी 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहां से आपका आंसर निकल के आ जाएगा, सोल्व कर लीजिए। अब देखिए, प्रत्येक को 48,000 में बेचा, यानी 48,000 डिवाइड बाई हमारा एक विक्रय मूल्य कितना है, देखिए एक है हमारा 27, 27 मल्टीप्लाई 13। हमें क्या निकालना है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अच्छा, लाभ या हानि निकालना है तो वैल्यू की तो हमें लेना ही नहीं है ना। अब देखिए यहां से क्या करेंगे, इसको 13 को 27 से गुणा करेंगे, कितना निकल गया, 13 सत्ते 91 की एक, हाथ से लगी हमारी 9, माफ कीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक रियल एस्टेट एजेंट दो भूखंड को 48,000 रुपए में प्रत्येक में बेचता है, यानी दोनों का एसपी हमारा क्या है, 48,000 है। एक पर उसे 35% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 35% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। अब देखिए, लाभ या हानि प्रतिशत में हमें आंसर पूछा है तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू लेने की भी जरूरत नहीं है। बिना एग्जैक्ट वैल्यू लिए हम आंसर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एक है हमारा सीपी और एक है हमारा एसपी। अब 35% का ऐसा लाभ हुआ, 35% की फ्रैक्शन कितनी होती है, ये होती है 7/20। अगर उसने कोई वस्तु 20 में खरीदी और 35% के लाभ पर बेच दी, यानी उसने 27 में बेच दी, ठीक है। दूसरी वस्तु उसने कितने में खरीदी, दूसरी वस्तु उसने, इसका भी देखिए, इसका भी फ्रैक्शन कितना होगा, 7/20। अब दूसरी वस्तु उसने 20 में खरीदी और 7 की हानि पर कितने में बेच दी, 13 में बेच दी। अब देखिए दोनों सिचुएशन में हमारा जो एसपी है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। देखिए ऊपर दिया हुआ है 48 रुपए प्रत्येक में उसे बेचा, तो यहाँ पर तो एसपी अलग अलग है, इसको करते हैं समान। समान कैसे करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 13 से और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 27 से। करते हैं, चलिए गुणा। 13 को 7 से गुणा करेंगे, 13 सत्ते 91 की एक, हाथ से लगी हमारी 9, 13 दूनी 26, 26 और 9 कितना होगा, 35। अब देखिए एक एक तो एसपी हमारा कितना हो गया, 351। तो हमारे एसपी कितने टोटल, दो हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, दोनों को जोड़ेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ठीक है। इन दोनों को अगर यहाँ पर 13 से गुणा किया, 27 से किया तो इधर भी करना होगा, तो इधर भी कर देते हैं। इधर मल्टीप्लाई किया 13 से, उधर मल्टीप्लाई किया 27 से, कितना निकल के आएगा, ये हमारा निकल गया 13 दूनी 26, 260। ये हमारा कितना, 27 दूनी 54, 540। अब देखिए टोटल जो हमारा सीपी हो, टोटल हमारा एसपी,
टोटल हमारा सीपी कितना होगा, देखिए यहाँ पर इसको जोड़िए, 0 6 और 4 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 और 5 800। टोटल जो हमारा एसपी है मतलब सीपी है वो 800 है, और टोटल हमारा एसपी कितना है, इसको गुणा कर लीजिए, 3 दूनी मतलब 2 एकम 2, 5 दूनी 10 की 0, हाथ से लगी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 702। 800 में हमने टोटल वस्तु खरीदी और 702 में बेच दी। कितने का लाभ हुआ, अब देखिए यहां से माइनस करते हैं, 800 में से 702 घटाएंगे कितना निकल जाएगा, यह आएगा आपका 98। 98 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, कितने पर, 800 पर, परसेंटेज के लिए इंटू 100। बस सोल्व कर लीजिए, यहां से 00 से 00 कट जाएगा, इसको काटेंगे, 8 से कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8 बचा 1 और 8, 8 दूनी 16 पॉइंट बचा 2 0, 8 दूनी 16 पॉइंट 8 पंजे कितना होगा 40। ये लीजिए 12.50 12.25 ये आपका परसेंटेज में हानि निकल के आ गई। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। देखिए आप सभी को समझाने के लिए मैं थोड़ा इतना लेंथी कर रहा हूं, बाकी इतना लेंथी होगा नहीं, फटाफट आंसर आपका निकल के आ जाएगा। एक दो बार आप खुद से प्रैक्टिस करिए तो आपके भी फटाफट आंसर निकलना चालू हो जाएंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, इसको क्लिक करते हैं यहां पर। एक विक्रेता के पास एक प्रकार का 120 किलो चावल है और दूसरे प्रकार का 160 किलो और तीसरे प्रकार का 210 किलो चावल है। वह तीनों प्रकार के चावल को समान क्षमता वाले थैले में भरकर बेचना चाहता है, तो ऐसे थैले की सबसे बड़ी क्षमता क्या होनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, एकदम कुछ भी नहीं है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो लैंग्वेज नहीं पकड़ पाते हैं। लैंग्वेज इसमें ऐसे है कि जो तीन प्रकार के देखिए चावल है, ठीक है, 120 किलो चावल है एक में, और एक में 160 किलो है, और एक तीसरे प्रकार के में 210 किलो चावल है, ठीक है। तीनों को एक थैले में हमने डालना है, ठीक है, तीनों को एक चावल को एक समान क्षमता वाले थैले में भरकर रखना है। तो ऐसे थैले की सबसे बड़ी क्षमता क्या होनी चाहिए, इसका मतलब है कि यहां पर हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तीनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जिसका तीनों में भाग जाए वो हमें यहां पर निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, देखिए भाग देके देख लीजिए, डायरेक्ट देख लीजिए, डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। यहां पर कितना 120, 12 का देंगे बिल्कुल जाएगा, 12 का 160 में नहीं जाएगा, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन से चेक करते चलिए, 24 का 24 पंजे 120 बिल्कुल जा रहा है, 160 में जाएगा नहीं जाएगा, तो 24 हमारा आंसर नहीं हो सकता है। 10 का देंगे, 10 का 120 में जा रहा है बिल्कुल, 160 में जा रहा है, 210 में जा रहा है, ये हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन एक और बात चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए हमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू चाहिए होती है। 10 तो और 15 में कौन सी बड़ी है, 15 हमारी बड़ी है। अगर 15 हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है तो 15 आंसर होगा। 15 को चेक कर लेते हैं, 15 का 120 में जा रहा है बिल्कुल 8 बार जाएगा, 15 का 160 में नहीं जाएगा, तो हमारा ऑप्शन का आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और गहराई का योग, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रेड्थ प्लस ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस गहराई, गहराई को ऊंचाई भी बोल सकते हैं, तीनों का योग हमारा कितना है, टोटल हमारा है 8 सेंटीमीटर, और इसका विकर्ण कितना है 5 सेंटीमीटर। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा घनाभ है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2, क्या होगा 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारा क्या होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। अब देखिए जो इसका विकर्ण है, विकर्ण कैसे निकालते हैं हम, घनाभ का विकर्ण निकालते हैं, घनाभ एक मिनट का विकर्ण, विकर्ण जो हमारा होता है वो क्या होता है, विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, ये हमारा क्या होता है विकर्ण निकल के आ जाता है। अब इसको करेंगे यहां से सोल्व, हमें मेन चीजें हमने यहां पर निकाल लिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो आपको क्या चाहिए, आपको LB भुजा गुणा BH भुजा गुणा और HL भुजा का गुणा आपको ज्ञात होना चाहिए। क्या वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, हमें तो तीनों भुजाओं का योग दिया गया। अगर अलग अलग भुजा दी गई होती तो अलग अलग यहां पर वैल्यू रख के आंसर निकाल सकते थे, लेकिन अलग अलग यहां पर नहीं दी गई है, हमें क्या दिया गया है, विकर्ण दिया गया। अब करते हैं चलिए इसको सोल्व, यहां से निकालते हैं सबसे पहले विकर्ण की तरफ चलते हैं। ये देखिए विकर्ण का स्क्वायर कितना है हमारा 5, तो विकर्ण यहां पर 5, ठीक है। यहां पर देखिए ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, अब जो रूट है यहां पर क्या हो गया स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर
बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा 25 बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए अगर हम यहां पर इसकी वैल्यू रख देते हैं, ठीक है, तो हम यहां पर जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। अब इसके लिए देखिए आपका लगेगा एक और फॉर्मूला, उसको हम बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला हमारा है ए प्लस बी प्लस सी का जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। देखिए अगर आपको ये याद होगा, अब ये क्वेश्चन इसीलिए टिपिकल बन जाता है क्योंकि बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता है। ये जिन बच्चों को याद होगा उसका आंसर यहां पर निकल के आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। अब ये फॉर्मूला आपको याद है तो यहां से आप आंसर इसका निकाल सकते हैं। एल प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर कितना हमारा, ये हमारी वैल्यू देखिए 8, तीनों की वैल्यू क्या है 8, 8 का स्क्वायर करेंगे यहां पर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू में देखिए यहां पर निकाली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एल बी एच, देखिए ए बी सी इतना तो आप समझ ही जाएंगे, कितना हमारा 25। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए बी बी एच प्लस सी है, देखिए इसी की तो वैल्यू यहां पर निकालनी है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2lb प्लस बी एच प्लस एच एल, ठीक है, तो यहां पर हम इसको मान लेते हैं x। देखिए पूरे की वैल्यू हमें निकालनी है। अगर यहां पर ए बी प्लस बी एच प्लस सी ए पूछा होता है तो दो को भी हम अलग से सोल्व करते हैं, लेकिन दो इसमें पूरे सूत्र में यहां पर काउंट किया गया, पूरे फॉर्मूला में 2 काउंट है, तो हम यहां पर इसकी वैल्यू मान लेते हैं, क्या मानेंगे x। अब इसको सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है आपका 64 माइनस 25 यहां से हो जाएगा माइनस 25 बराबर x। 64 में से 25 का टाइम कितना निकल के आएगा आपका निकल के आएगा 14 में से 5 गया तो 9, इधर कितना बचा आपका 5 में से 2 गया तो 3, 39, x बराबर 39, ये आपका आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए। समझ में आया आप सबको किस तरीके से किया गया है। देखिए यहां पर आपको अगर ये फॉर्मूला याद होता तो आप निकाल पाते, नहीं याद है तो यहां पर दिक्कत हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमें बस ये फॉर्मूला लगाना था, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमें दिया गया है यहां पर, ठीक है, एक व्यक्ति 22 घंटे में एक यात्रा पूरी कर सकता है। वह यात्रा के पहले 1/3 भाग को 15 किलोमीटर घंटा की दर से और शेष दूरी को 45 किलोमीटर घंटा की दर से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी क्या है, हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है। अब देखिए 2 तरीके से वो डिस्टेंस को कवर करता है। टोटल जो उसे टाइम लगता है वो 22 घंटे लगते हैं। अब जो डिस्टेंस है हमारी, उसका डिस्टेंस का 1/3 भाग वो कितनी समय में पूरी करता है, वो करता है, देखिए मतलब किस स्पीड में चलता है 1/3 डिस्टेंस को 15 किलोमीटर घंटे में। तो जो 1/3 डिस्टेंस है अगर हम उसका टाइम निकाल दें, ठीक है, और जो बाकी जो 2/3 बचेगी हमारी डिस्टेंस, उसका टाइम निकाल दें, दोनों को टाइम को जोड़ के डिस्टेंस में अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या निकल के आएगा, जो 22 घंटे टोटल या टाइम है वो हमारा निकल के आ जाएगा। उसको बराबर में रख देंगे। मैं ऐसे बोल रहा हूं, ठीक है, आप दोबारा समझिएगा कि डिस्टेंस का 1/3 है, इसको सोल्व ही कर लेते हैं, ठीक है। पहली डिस्टेंस 1/3, इसको कितने टाइम में वो कवर करता है, कितना टाइम लगता है, तो 1/3 डिस्टेंस को वो टाइम में कवर करता है 15 किलोमीटर घंटा की दर से, ठीक है। तो टाइम कैसे निकलता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारी क्या है d 1/3, इसमें हम भाग देंगे किसका 15 का भाग देंगे तो 1/15। तो जो 1/3 डिस्टेंस उसमें टाइम कितना लगेगा, उसको t1, इसको ले लेते हैं हम t1, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई किया, यहां पर देखिए मल्टीप्लाई तो d/15, तो d/15 मतलब कितना होगा, 15 45 होगा, बिल्कुल 45 d/45, ये हमारा टाइम होगा 1/3 जो उसकी डिस्टेंस है उसको कवर करने में d/45 टाइम उसे लगेगा, या फिर हम इसको बोलते हैं घंटे में दिया गया, बिल्कुल घंटे निकाल देते हैं। अब बाकी बचा कितना हमारा टाइम, हमारा 2। जो दूसरा टाइम है जो डिस्टेंस का 2/3 है उसको कवर करने में उसने किस स्पीड का इस्तेमाल किया है, उसने स्पीड का इस्तेमाल किया 45 किलोमीटर घंटा की दर से तय करता है। तो इसमें हम 45 का भाग देंगे। देखिए यहां पर अगर हम नीचे भाग देते हैं तो वो गुणा में आ जाता है, हम पलट देते हैं 1/15, तो उसको लिखते हैं 1/45। कितना टाइम लगा टोटल, उसको लगा 2d/135। अब देखिए एक जो उसे 1/3 डिस्टेंस को टाइम उसे कितना लगा d/45, और जो 2d/3 2/3 डिस्टेंस उसकी बचती है उसको टाइम लगा उसको
2D बटा 135। टोटल उसे टाइम कितना लगा, 22 घंटे लगे। ठीक है, बराबर में रख देते हैं, D अपॉन 45 प्लस 2D अपॉन 135 बराबर कितना टाइम लगा, 22 घंटे। ये लीजिए, इसको आप सोल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए करते हैं सोल्व। एलसीएम लेते हैं यहाँ पर 135, 45 का कितनी बार जाएगा, 135, 45 का जाएगा 3 बार, 3 से D से गुणा करेंगे 3D प्लस 135 का एक बार और 2D है 2D बराबर 22। आगे करते हैं इसको सोल्व। आगे करेंगे 2D और 3D कितना होगा, 5D बराबर 22 इंटू 135। चलिए काट लीजिए, काटेंगे इसको, 5 से कटेगा कितनी बार जाएगा, 5 से कटेगा 27। 27 को आप 22 से गुणा करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 22 दूनी 54, यह आएगा 594। 594 टोटल आपकी डिस्टेंस निकल के आएगी किलोमीटर में। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। समझ में है आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चन किया गया। हमें देखिए अलग अलग जो डिस्टेंस है 1/3 डिस्टेंस और 2/3 जो दो बराबर डिस्टेंस, मतलब दो भागों में डिस्टेंस को उसने कवर किया है। तो दोनों का अगर हम टाइम अलग अलग निकाल लेते हैं और दोनों के टाइम को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, टोटल टाइम हमारा निकल के आ जाता है। तो टोटल टाइम के बराबर हमने रख दिया, डिस्टेंस हमने निकाल दी, आंसर हमारा निकल के आ गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, पहली 122 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, बस देखिए पहली 122 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, वो होगा 122। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली 15 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो 15 ही होगा। पहली 21 विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, तो वो 21 ही होगा। इस प्रकार से इसका आंसर निकल के आ जाता है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पूछे हुए क्वेश्चन आपके लिए लेके आए, आरपीएफ कांस्टेबल 2024 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जो क्या होता है, कई बार कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी से वो डाल देते हैं और बच्चे इजी क्वेश्चन में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस करके जाते हैं अच्छे हार्ड लेवल के क्वेश्चन की, और हार्ड लेवल क्वेश्चन नहीं आकर बिल्कुल इजी क्वेश्चन डाल देते हैं, बच्चे कंफ्यूज होकर मिस्टेक कर जाते हैं। तो आप सभी को ये सब मिस्टेक नहीं करनी है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन दिया गया है, एक रेलगाड़ी 222 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और फिर 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। कुल दूरी के लिए रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी, मतलब हमें औसत स्पीड बतानी है। औसत स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। बिल्कुल, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए अगर हम टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमारी जो औसत चाल है वो निकल के आ जाएगी। टोटल डिस्टेंस हमारी कितनी है, टोटल डिस्टेंस हमारी 222 प्लस 258, ये हमारी टोटल डिस्टेंस है। बिल्कुल टोटल डिस्टेंस हमारी यही है। टोटल टाइम हमारा कितना होगा, देखिए पहले 222 किलोमीटर को 122 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो 222 को अगर वो 111 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चले कितना टाइम लेगा, 2 घंटे लेगा। 222 में 111 का भाग देंगे 2 घंटे निकल के आएगा। तो 2 घंटे पहली डिस्टेंस के लिए प्लस 2 घंटे लगे। अगली डिस्टेंस कितनी है हमारी, 258, तो 258 को वो 86 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो कितना टाइम लेता है, कितनी बार जाएगा, 6 18 8 24, 3 घंटे लगेंगे। टोटल टाइम हमारा 3 घंटे। ये लीजिए आपका सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आ जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 2 कितना होगा, 10 की 0 हाथ से लगी 1, इसके बाद 2 और 5 7 और 1 8, 2 और 2 4, 480 में जब आप 5 का डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका, 96 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए कई बार क्या होता है, एग्जामिनर इसी प्रकार के क्वेश्चन में क्या कर देता है, थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो क्या करता है, देखिए आपका जो टाइम स्पीड निकल के आ गई, लेकिन वो स्पीड को किस में पूछ लेता है, मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता है। मीटर प्रति सेकंड में पूछ लेता है। अगर मीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो आप क्या करेंगे, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मीटर प्रति सेकंड में भी आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की औसत मासिक आय कितनी है, 4080। अप्रैल में उसकी आय पहले 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। यदि पूरे वर्ष में उसकी औसत मासिक आय 66,405 है तो मई से दिसंबर तक ललित की औसत आय क्या होगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कैलकुलेटिव, यहां पर आपको करनी है कैलकुलेशन। तो चलिए कैलकुलेशन करते हैं।
सबसे पहले शुरू के 3 महीने में उसकी औसत मासिक आय कितनी है? 4000। तो 3 मंथ्स कितनी है? 4080। अगर हम टोटल निकाले 3 महीनों का तो कितना निकल के आएगा हमारा? टोटल हमारा 3 महीनों का निकल के आएगा 0, 8 या 24, इसके बाद 4 या 12, 12240। अगला महीना है जो 4th मंथ है, ठीक है, 4 महीने की नहीं बता रहा हूं, 4th चौथे महीने की बता रहा हूं। यहां हम इसको कंफ्यूज नहीं हो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं अप्रैल। अप्रैल मंथ, अप्रैल मंथ में जो उसकी आय है वो कितनी है? वो देखिए 4080, जो 3 महीने की पहले औसत आय है उससे 75% अधिक है। 75% की फ्रैक्शन कितनी होती है हमारी? 3/4। तो जब उससे 75% अधिक है तो 4080 को आप 75% बढ़ा लीजिए, कितना होगा? 7/4। काट लीजिए यहां से, कितनी बार कटेगा? 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, ये लीजिए, और ये आपका निकल गया 0, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7140। तो जो चौथा महीना है उसमें उसकी इनकम कितनी है? 7140। ठीक है, इतना हमने निकाल लिया। आगे क्वेश्चन में हमसे क्या दिया गया और क्या पूछा है? क्वेश्चन में देखिए हमें जो पूरे वर्ष, टोटल पूरे साल में उसकी औसत मासिक आय कितनी है? 66,405। तो देखिए पूरे साल की हम अगर औसत मासिक आय में से कुल मासिक आय निकाल लेते हैं और शुरू के 4 महीने की अगर हम घटाएंगे तो मई से दिसंबर की टोटल मासिक आय हमारी निकल के आ जाएगी, मतलब टोटल इनकम निकल के आ जाएगी। और हर महीने के निकालने के लिए हम उसमें क्या करेंगे? 8 का डिवाइड करेंगे। चलिए करते हैं, कैसे करेंगे इसको सोल्व। देखिए पूरे पूरे वर्ष की आय, पूरे वर्ष की उसकी आय होगी कितनी होगी? 12 मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? इसको इधर लिखते हैं थोड़ा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 66405 से। चलिए इसको करते हैं सोल्व करेंगे। 12 से गुणा कीजिए, 12 पंजे 60, ये लीजिए, फिर 12 चौक 48 की 8, हाथ से लगी 4, 12 छिंग 72, 4 76 की 6 से लगी 7, 12 छिंग 72, 72 7 79, 7,96,860। ये हमारी पूरे एक वर्ष की इनकम निकल के आ गई। एक वर्ष को उसकी इनकम कितनी है? 7,96,860। और उसमें से शुरू के 4 महीने की उसकी इनकम कितनी है वो है, देखिए यहां से इसको कर लीजिए, टोटल करेंगे हम इसका, तो टोटल हमारा कितना आएगा? देखिए 0, 4 और 4 8, ठीक है, 2 और 1 3, इसके बाद 7 और 4 7 और 2 कितना होगा? 9 और 19,380। 4 महीने की उसकी इनकम 19,380 है और पूरे साल के 7,96,860 है। तो अगर हम पूरे साल के में से 4 महीने की निकाल दे तो बाकी 8 महीने की इनकम निकल के आ जाएगी, बिल्कुल निकल के आ जाएगी। यहां से कर लीजिए इसको माइनस, चलिए करते हैं माइनस 796,860 माइनस 19380। 0 में 0 गया 0, 16 में से 8 गया तो 8, 7 में से 3 गया तो 4, इसके बाद 15, 16 में से 6 गया तो 9 गया तो 7, इसके बाद 8 में से 1 गया तो 7, फिर कितना बचेगा हमारा? 7। ये हमारी 8 महीनों की क्या निकल के आ गई? इनकम निकल के आ गई। लेकिन हमें 8 महीनों का औसत निकालना है मई से दिसंबर तक, तो 8 के डिवाइड कर दीजिए, यहां से आंसर आपका निकल के आ जाएगा। 8 कितना? 8 नाम 72, शुरू में 9 आएगा, 9 सब में है, ठीक है। 72 के बाद कितना बचेगा? 5 और 7, 8 और 7 56, 7 किसमें? 7 भी सब में है, ठीक है। कितना बचेगा? 1 और 4, पूरा सोल्व कर लेते हैं। 8 नाम 72 बचा, 5 और 7 8 7 56, 1 और 4 8, एक 8, कितना बचा हमारा? 6 और 8, तो 8 20 हमारा 64, 4 और 8 पंजे 40, ये लीजिए, ये आपका आंसर निकल के आ गया 97,185। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है? बी। देखिए क्वेश्चन एकदम इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, बट कैलकुलेशन हार्ड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ा दी है। अब ये तो क्या है, आप सभी को समझाने में थोड़ा इतना टाइम लगा, बाकी अगर आप एग्जाम हॉल में तो आपको फटाफट कैलकुलेशन यहां से करनी है। जितनी कैलकुलेशन खुद की स्ट्रॉन्ग करेगा उतनी जल्दी आंसर आपका निकल के आ जाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। ए ई 20 सेंटीमीटर, ए बी 15 सेंटीमीटर और बहुभुज ए बी सी डी ई का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज बी सी डी ई एक वर्ग है। चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे। देखिए एक हमारा यहां पर क्या है, देखिए एक है हमारा यहां पर वर्ग बनाते हैं। एक यहां पर हमारा क्या है? वर्ग है, ठीक है। उसके ऊपर देखिए एक है हमारा, इस प्रकार से बन रहा है ये, इसको बनाते हैं ये,
ये लीजिए, इसके ऊपर एक त्रिभुज है ऐसे, हो गया, हाँ हो गया, बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ए बी सी डी और ई, ये आपका एक बहुभुज है, ठीक है। ये जो है पूरा एक बहुभुज, आपको इसके पूरे का क्षेत्रफल निकालना होगा। इसमें ए बी आपकी दी गई है कितना, ए और ई आपकी 20 सेंटीमीटर। इसके बाद ए और बी हमारी दी गई है 15 सेंटीमीटर। पूरे का क्षेत्रफल आपको निकालना, और जो बी सी डी और ये क्या है, ये आपका है कि वर्ग। अब कैसे करेंगे, देखिए वर्ग का सूत्र आप मतलब क्षेत्रफल आपको पता है, भुजा का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भुजा नहीं दी गई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2-3 तरीके से निकाल सकते हैं, यहां पर किस तरीके से निकालना है ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अगर आपको ट्रिपलेट पता है तो इस क्वेश्चन को आप फटाफट बना लोगे, ट्रिपलेट पता है तो बना लोगे। ट्रिपलेट देखिए यहां पर एक ट्रिपलेट बन रहा है, ट्रिपलेट हमारा कौन सा है, 15 20 और यहां पर होगा 25। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर एक ट्रिपलेट बन रहा है 15 20 और 25। ये कैसे बनेगा, ये बनेगा, देखिए ये है ट्रिपलेट हमारा, ट्रिपलेट की बात कर रहा हूं मैं, 3 4 और 5, 3 4 5 का ट्रिपलेट आप सभी को पता ही है, बिल्कुल पता है। अब देखिए ये 3 का कितना गुना है, 5 गुना 3 पंजे 15, 4 का कितना गुना, 5 गुना 4 पंजे 20, तो 5 का कितना गुना, 5 पंजे 25। तो ये एक ट्रिपलेट बन गया, सेटिस्फाई हो रहा है। अब ये क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज है। देखिए अगर किसी भी त्रिभुज में, कोई सा भी त्रिभुज, अगर वहां पर ट्रिपलेट बनेगा, चाहे वो उसकी आकृति किसी प्रकार से, उसकी आकृति चाहे ऐसे मान लीजिए इस तरीके से बनी गई हो, अगर इसमें ट्रिपलेट बन रहा है तो ये क्या होगा, ये एक समकोण त्रिभुज होगा ही होगा। समकोण त्रिभुज होगा तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अब एक समकोण त्रिभुज ऊपर है और नीचे क्या है, एक वर्ग है। वर्ग की भुजा में मिल गई कितनी है हमारी, 25। बस दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ लीजिए, पूरे जो आकृति आपको दी गई है पूरी आकृति का आपका क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ठीक है, जोड़ लेते हैं। अब सबसे पहले तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार, क्या होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलो निकालते हैं, 1/2 इंटू आधार हमारा कितना है 15, ऊंचाई हमारी कितनी है 20। क्योंकि देखिए ये तो क्या, ये तो कर्ण है, तो ये तो अलग चीज है। ठीक है, इसको करेंगे 2 से करेंगे कितनी बार जाएगा, 10 बार, 10 को करेंगे 150। 150 आपका समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, वर्ग, भुजा का स्क्वायर, भुजा कितनी है 25, 25 का स्क्वायर करेंगे 625। दोनों को जोड़ लीजिए, यहां से दोनों को जोड़ेंगे 5, 5 और 2 7, और ये कितना 775। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया। बस आपको इतना सा दिमाग लगाना था, यहाँ पर ट्रिपलेट पता, ट्रिपलेट अगर आपको पता थी तो इसका आंसर सभी बच्चों का निकल के आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा दिया हुआ है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। एक पानी की टंकी एक लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है जिसकी त्रिज्या 3 मीटर और ऊंचाई 14 मीटर है। ठीक है, एक पानी की टंकी एक शंकु के आकार की है। ठीक है, एक शंकु है जो पानी की टंकी के आकार का है। ठीक है, टंकी में प्रति सेकंड 1 घन मीटर की दर से पानी भरा जाता है। टंकी को भरने में लगने वाला समय मिनटों में ज्ञात कीजिए। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मिनटों में टाइम निकालना। बच्चे यहाँ पर ये चीज नहीं पता होती, ध्यान नहीं देते, तो लास्ट में जब आंसर निकलता है वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए करते हैं इसको सोल्व। अब सबसे पहले तो देखिए एक जो हमारी क्या है, शंकु के आकार की क्या है, टंकी है। ठीक है, टंकी जो लंबवृत्तीय शंकु के आकार की है, उसका अगर हम आयतन निकालते हैं, देखिए टंकी में प्रति सेकंड पानी भरा जाता है, तो पूरी टंकी भरेगी, मतलब उसका आयतन, आयतन में ही तो भरते हैं। तो आयतन हमारा, आयतन का फॉर्मूला क्या है, आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन निकालते हैं। सबसे पहले आयतन हमारे 1/3 इंटू पाई हमारे कितना है 22/7, पाई को एक बार रोक लेते हैं। आर त्रिज्या हमारी कितनी है 3, 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई ऊंचाई एच, एच हमारी कितनी है 14, 14 यहाँ पर पाई, 3 से काटेंगे 3 बार, 14 28 14 42 42 पाई। ये आपका क्या निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया जो टंकी है उसका आयतन। टंकी में पानी भर रहा है उसका आयतन आपका निकल के आ गया। अब जो पानी भर रहा है वो प्रति सेकंड घन मीटर की दर से भर रहा है। तो देखिए इसका पाई की हमें पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 42 इंटू 22/7 काटेंगे, इसको कितनी बार जाएगा 7 6 42, 6 बार, 6 को 22 से गुणा करेंगे कितनी बार, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 6 32, 132 जो टोटल उसका घन है, उसका आयतन है किसका, टंकी का,
उसको वो भर रहा है प्रति सेकंड 1 मीटर प्रति सेकंड की दर से। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो मिनटों में निकालना है। देखिए यहाँ पर वो कितना भर देगा, 1 सेकंड की दर से भरेगा, ठीक है, तो 132 भर देगा, ये लीजिए। लेकिन हमें यहाँ पर देखिए आंसर में क्या निकालना है, मिनटों में निकालना है। तो मिनटों के लिए हम क्या करेंगे, किसका भाग देंगे, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए 60 का डिवाइड करते हैं। ये लीजिए 60 का हमने भाग दे दिया, कितनी बार जाएगा, 6 दूनी 12, 2.120 बचेगा, 12 बचेगा, 12 पॉइंट लगाएंगे, 120, 6 दूनी 12, ये 2.2, ये अप्रोक्स में आएगा आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। अब देखिए बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज कहां पर हो गए, बच्चों को यहाँ पर निकालना था, ये इतना बच्चों ने निकाल लिया ठीक से, 132 आयतन निकाल लिया शंकु का, देते हैं शंकु आयतन या टंकी का आयतन मान लीजिए, 132 यहाँ पर निकाल लिया। अब 132 को वो प्रति सेकंड घन मीटर की दर से पानी भर रहा है, तो घन मीटर में हमारा 132 निकल के आ गया आयतन, 1 सेकंड में वो भर रहा है। मिनट में निकालना है तो मिनट के लिए क्या करेंगे, 60 का भाग दे देंगे, अप्रोक्स में आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 2 लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात 1:9 है, उनके आधार परिमापों का अनुपात 9:5 है। सबसे पहले तो एक शंकु है हमारा ए और एक शंकु हमारा बी, उनकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई का अनुपात कितना है, 1:9। हमें देखिए उसके आयतन का अनुपात बताना है, दोनों का आयतन का अनुपात कितना होगा। आयतन का अनुपात हम जब बता पाएंगे जब हमें ऊंचाई पता होगी शंकु की, क्योंकि शंकु की आयतन का फॉर्मूला क्या है, 1/3 πr² h। अब ऊंचाई नहीं, माफ कीजिएगा, ऊंचाई तो हमें पता है लेकिन त्रिज्या पता नहीं है, हमें त्रिज्या भी पता होनी चाहिए। तो त्रिज्या हम कैसे निकालेंगे, देखिए यहां पर क्या देगा, आधार के परिमापों का अनुपात। देखिए एक हमारा एक शंकु है ऐसे, ये जो आधार ये क्या होता है, ये हमारा एक वृत्त होता है, ठीक है। तो वृत्त का परिमाप क्या होता है हमारा, 2πr। वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2πr होता है हमारा। परिमापों का अनुपात देखिए 9 और 5 दिया गया है, तो एक हमारा ये ऊपर एक मान लीजिए ऊपर ए है और नीचे हमारा बी है, ठीक है। दो हमारे क्या है, एक वो दिए गए हैं आधार, 2 शंकुओं के आधार दिए गए हैं, तो बी का क्या होगा, 2πr बिल्कुल होगा। दोनों का अनुपात कितना हमारा, 9:5। यहां से काटेंगे 2π से 2π कटेगा। अब 2πr त्रिज्याओं का अनुपात हमारा कितना होगा, देखिए ए ये r, इसको देंगे r1, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से, और ये हमारा r2। जो r1 की त्रिज्या हमारी कितनी है, वो है हमारी 9, और r2 की त्रिज्या कितना होगी हमारी, r2 की त्रिज्या हमारी होगी अनुपात में होगी 5। अब बस फॉर्मूला लिख दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा a और b, 1/3 पाई, r कितनी है हमारी, r है हमारी 9 का स्क्वायर गुणा 9, h हमारी कितनी, h हमारी 1 है, ठीक है। इसके बाद दूसरा 1/3 पाई, r कितनी हमारी 5 × 5, और h हमारी कितनी है इसमें, दूसरे में h हमारी है 9। बस इसका अनुपात निकाल दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। चलिए काटते हैं, 1/3 पाई से 1/3 पाई कट जाएगा, यहाँ पर 9 से ये 9 कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर बचा 9, और यहाँ पर कितना बचा, 5 दूनी 5 25 25। ये आपका रेशियो निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा है ए, ठीक है। समझ में आया आप सभी को किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर जब 2 परिमाप दिए गए हों, एक इंपॉर्टेंट बात ये, जब भी 2 परिमाप दिए गए और दोनों का अनुपात दिया गया हो, तो जो परिमापों का अनुपात होगा वही क्या होगा, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए 2π कट जाता है, r1 r2 हमारी निकल के आ गई त्रिज्या। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा सॉल्यूशन हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए हमें क्वेश्चन दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, इसका गुणा मल्टीप्लाई ये और ये, इसको करते हैं चलिए सोल्व। 7 का 23 से गुणा करेंगे, 7 दूनी 14, 7 21, कितना हमारा 161 निकल के आएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई 6 का 6 में भाग दें, कितनी बार जाएगा, एक बार। मल्टीप्लाई देखिए ऊपर ही कर रहा हूं मैं यहाँ पर, साथ ही साथ आपको भी ऐसे दिमाग लगाना है वहां पर। यहाँ पर मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 17 में से अगर 13 घटाएंगे कितना आएगा हमारा, 4 बचेगा, 4 में 4 का भाग देगा 1 बचेगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को इससे गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 161। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए इजी क्वेश्चन भी मिल जाता है देखने को, तो घबराना नहीं है, पेपर आपका एकदम बढ़िया पेपर आ रहा है, आराम से करना है फ्रेश माइंड से। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया 41 संख्या का औसत 33 है, पहली 17 संख्या का औसत 41 है, अंतिम 25 संख्याओं का औसत 27 है। यदि शुरुआत से 17वीं संख्या को हटा दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। कैसे करेंगे इसको सोल्व, बेस्ट मेथड से। देखिए टोटल जो संख्या हमारी कितनी है 41, लेकिन अगर देखिए यहाँ पर जो 17 संख्या है, ठीक है, शुरुआत की 17 संख्या प्लस और लास्ट के 25 संख्या, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पर हमारा टोटल कितना आएगा 42 निकल के आ रहा है। 25 और 17 को जोड़िए और टोटल संख्या हमारी 41 है।
ये 42 कैसे आ गया? 42 का मतलब है कि एक संख्या को उसने 2 बार काउंट कर दिया, और वो संख्या कौन सी है? 17वीं संख्या। 17वीं संख्या को उसने 2 बार काउंट किया, तो हमें उसे माइनस करना होगा। अब माइनस कैसे करेंगे? अब इसके लिए लगाएंगे बेस्ट मेथड। कैसे लगाएंगे? देखिए, शुरुआत की जो 17 संख्या है उसका औसत कितना है? 41, लेकिन टोटल औसत तो हमारा 33 ही है। अब जो 41 हमारा आया है वो क्यों आया है? क्योंकि जो शुरुआत की 17 संख्या है वो 8 ज्यादा लेके चलेगी, 33 से 8 ज्यादा लेके चलेगी। तो 17 संख्या जो होगी 8 ज्यादा लेके जाएगी, तो उसको हम माइनस करेंगे बराबर लाने के लिए, क्योंकि वो 8 ज्यादा लेके चलेगी, तो उनसे वापस लेंगे हम। तो वापस लेंगे तो माइनस की 8 ज्यादा लेगी कितनी पर? 17 संख्याओं पर। इसके बाद आगे की जो 25 संख्या है वो कितनी है? 27। अब वो 27 ही लेके चली गई, 25 संख्या 27 लेके चली गई। अब वो क्या 33 के एवरेज से कितना कम लेके गई है? 33 के एवरेज से 6 कम लेके गई है। तो उनको हम वापस देंगे कि तुम 6 कम लेके जा रहे हो, ये तुम वापस लो, ये प्लस। तो 25 संख्याओं पे कितना? 6। ठीक है, अब इसको देखिए सोल्व करते हैं। यहाँ पर ये कितना आएगा? ये हमारा आएगा 150, और ये कितना आएगा हमारा? ये आएगा हमारा 136 माइनस प्लस। अब देखिए इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो कितना आएगा? ये डिफरेंस हमारा यहाँ पर 40 निकल के आ रहा है। जो लास्ट की 25 संख्या है उसमें हमारा 14 एक्स्ट्रा क्यों आ रहा है? क्योंकि एक संख्या को हमने ज्यादा काउंट किया था, ताकि हमारा तो बराबर आना चाहिए, दोनों में 150 होना चाहिए। 14 काउंट किया, तो जो 17वीं संख्या उसकी वैल्यू कितनी है हमारी? 17वीं संख्या की वैल्यू हमारी है 14। ये है हमारी 17वीं संख्या। इसको हम माइनस करेंगे, इसको हम हटाएंगे, तो जो बाकी जो इसको हटाए दो 6 संख्या बचेगी कितनी हमारी? 40। तो 40 संख्या को सब हमें ज्ञात करना है। अगर 17 पहले यहां पर जुड़ा हुआ था, ठीक है, पहले यहां पर जुड़ा हुआ था, 14 जुड़ा हुआ था, उसको माइनस करेंगे, कितनी संख्याओं में बांटेंगे उसको? अब देखिए ये 14 एक्स्ट्रा जो हमारा आया है, ठीक है, 17वीं संख्या हटा दी, 14वीं संख्या की वैल्यू 14 है, तो 40 संख्या बचेगी। अब जो 14 हमारा बच्चा है ये, इसको हम हटाएंगे, तो क्या करेंगे? इसको पूरी जो 40 संख्या है उसमें बांट देंगे 14 को। 17वीं संख्या को हम हटा देंगे, शेष संख्या को औसत हमें ज्ञात करना है, तो जो 14 हमारा है उसको बाकी सभी में बांट देंगे। तो कैसे बांटेंगे? देखिए 14 को बांट देना है बाकी सभी कितनी संख्याओं में? 40 संख्याओं में। तो कितना आएगा? पर हर संख्या को कितना मिलेगा? हर संख्या को मिलेगा 0.35। तो जो एवरेज हमारा 33, उसमें जोड़ दीजिए आप 0.35, तो हमारा एवरेज, टोटल एवरेज निकल के आ जाएगा 40 संख्याओं पर 33.35। यह आपका आंसर निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा है डी। समझ में आया आप सभी को? चलिए दोबारा से इसको फटाफट रिवाइज कर देता हूं। देखिए, दो संख्या 41 संख्या थी हमारी, कितनी होगी? 42 होगी। एक संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब है एक संख्या को 2 बार काउंट किया है। 17वीं संख्या को 2 बार काउंट किया था, 17वीं संख्या निकालनी होगी सबसे पहले। 17वीं संख्या हमने निकाल ली, 14 हमारी निकल के आ गई। अब इसको हमने 2 बार काउंट किया है, तो एक बार तो उसको हम हटाएंगे ही, क्योंकि 2 बार काउंट किया, 2 बार क्यों काउंट करना? एक बार उसको हटाए, 14 को हटाया, बच गया हमारा 14। ठीक है, 14 हमारा बच गया। जो अब 14 हमारा बचा है वो हमारे लिए एक्स्ट्रा है, उसको क्या करेंगे? जो 14 हमारे लिए बचा है, अब 6 संख्या 40 है, 40 में उस 14 को बांट देंगे 17वीं संख्या के को, तो सभी में बांटेंगे तो हर संख्या पे 0.35 प्लस होगा, तो 33 के एवरेज में 0.35 जोड़ दीजिए, आंसर आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, 14.5 प्रति किलोग्राम वाली कितनी चीनी को 22 किलोग्राम चाय में, जिसकी कीमत 25 प्रति किलोग्राम है, मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 18 रुपए प्रति किलोग्राम हो जाए। देखिए कैसे करेंगे सोल्व। एक जो हमारी चाय उसकी कीमत है 14.5, और दूसरी जो चाय है उसकी कीमत कितनी है हमारी? उसकी कीमत है हमारी 25 रुपए, और मिश्रण की कीमत कितनी है हमारी? मिश्रण की कीमत हमारी 18 रुपए। अब जब रुपीस का जब हम एलिगेशन लगाएंगे यहाँ पर, ये कितना है? रुपीस पे एलिगेशन हम निकालते हैं। देखिए एलिगेशन लगेगा यहाँ पर, एलिगेशन से ही फटाफट आंसर निकल के आएगा। तो यहाँ पर हमारी क्वांटिटी आएगी, ठीक है, जो बी है, बी क्वालिटी 25 रुपए वाली चाय की क्वांटिटी कितनी है हमारी? 22। हमें किसकी क्वांटिटी निकालनी है? ए वाली 14.5 रुपए वाली की क्वांटिटी हमें यहाँ पर निकालनी है। कैसे करेंगे सोल्व? 18 में से अगर 14.5 घटाएंगे तो 3.5 निकल के आएगा। 3.5 की वैल्यू हमारी कितनी है? 22। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? 25 में से 18 घटाया, कितना है हमारा? 7 बचेगा। 25 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा? 7 बचेगा। तो 7 की क्वांटिटी कितनी होगी हमारी? 7 की क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ पर 7 की क्वांटिटी अगर हम निकालेंगे तो ये इसका कितना गुना है? ये इसका 2 गुना है, तो यहाँ पर 22 का 2 गुना कर दीजिए। 22 का 2 गुना करें, कितना आएगा? 44। ये आपका आंसर निकल गया है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर हमारा है बी। समझ में आप सभी को? बिल्कुल इजी सा, एकदम एलिगेशन लगाना था बस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। एक है हमारी सुधा, ठीक है, उसकी इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग, जो उसकी खर्च है, एक्सपेंडिचर है, उसके बचत सेविंग से कितना? 200% अधिक है।
अगर सेविंग हमारी 100 है तो उसका 200% अधिक यानी कितना होगा 300%। देखिए 200% नहीं है, 200% अधिक है तो 300%। तो इनकम हमारी कितनी होगी, इनकम हमारी 400%। ये लीजिए इनकम आपकी निकल गई, ये हमने बना लिया रेशो। यदि उसका व्यय 6% कम हो जाता है, व्यय कितना है 300, अगर इसको 6% कम करेंगे 94 को 3 से गुणा कर दिए, 9 27 4 12 यानी ये कितना होगा 282। उसका नया खर्च कितना निकल गया, 282 निकल के आ गया। और उसकी बचत में 26% बढ़ जाती है। बचत कितनी है हमारी 100, अगर ये 26% बढ़ेगी तो कितना होगा 126। तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, इनकम में वृद्धि हमें यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, यहाँ पर नई इनकम। तो इनकम कैसे निकलेगी, खर्च और बचत को जोड़ दीजिए, कितना जुड़ेगा यहाँ पर 2 और 6 8, 8 और 2 10 की 0 हासिल लगी हमारी 1, कितना होगा 3 और 1 4, 408। कितना बढ़ गया यहाँ पर 8 बढ़ गई, इनकम हमारी 8 बढ़ गई कितने पर 400 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 00 से 00 बढ़ गया, 4 से कटने के बाद 2 बार 2% यहाँ पर बढ़ गई कितनी हमारी इनकम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है 2% ही निकालना था, बिल्कुल 2%। तो ऑप्शन नंबर आंसर हमारा बी होना चाहिए। क्या हमने कुछ मिस्टेक की है, 400 100 से कितनी बढ़ गई 200% अधिक 300, 300 से कितना हो जाएगा 400, 300 400। अगर व्यय में 26% बढ़ाया 126 और उसकी व्यय खर्च में 6% बढ़ाया है, 6% कमी यानी 94, 9 तिया 27 और 3 चौक 12, 282 बिल्कुल सही है। दोनों को जोड़ा 408, 8 हमने बढ़ाया कितने पर 400 पर। परसेंटेज के लिए इंटू 100, 00 से 00 कट गया और 4 का इसमें भाग दिया कितनी बार 4, 2%। 2% हमारा आंसर होना चाहिए, 2% हमारा यही है। अच्छा 2% ये इस तरीके से है, 2 में हमने भाग दे दिया 100 का तो 0.02 ये आपका परसेंटेज में, ये देखिए ये आपका आंसर निकल के आ गया। देखिए आपको कंफ्यूज करने के लिए किस तरीके से ऑप्शन में एग्जामिनर ने ऑप्शन में ही खेल कर दिया। अब बहुत सारे बच्चे देखिए, एक बार के लिए तो मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन देखा, ये देखा इसमें इस तरीके से है। तो कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, जो हम 2% लिखते हैं यहाँ पे, ये आपका आंसर है, बिल्कुल 2% आंसर है। इसने क्या किया, परसेंटेज का 100 नीचे डिवाइड कर दिया, ये लीजिए नीचे 100 तो 0.02 ये आपका आंसर है। ये लीजिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर हमारा है बी। इस तरीके से आपको एग्जाम में भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारे आज की क्लास का एकदम लास्ट क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, हम सभी को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन को। रवि के पास दूध और पानी का 1458 लीटर का मिश्रण है। इस मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना, 8:1 यानी मिल्क और वाटर का अनुपात है 8:1। ठीक है, रवि को मिश्रण में कितना पानी मिलाना चाहिए, यानी वाटर, कितना वाटर मिलाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 6:5 हो जाए। कितना पानी हमें यहाँ पर मिलाना है। अब देखिए जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो यहाँ पर अगर आपने पानी मिलाया है तो मिल्क के साथ तो आपने कोई छेड़छाड़ नहीं की, मिल्क तो जितना पहले दूध था उतना ही बाद में होगा, पानी ही तो बढ़ाया है। ठीक है, अब मिल्क को हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों सिचुएशन में सेम कर देंगे। सेम कैसे करेंगे, यहाँ से गुणा कर दीजिए 3 से और यहाँ से गुणा करेंगे 4 से। 8 को 3 से 8 या 24, 6 को गुणा करेंगे 6 चौक 24। यहाँ पर देखिए अब इधर अगर हम गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे, पूरी में गुणा करेंगे। देखिए इस तरीके से। चलिए करते हैं सोल्व। नया रेशो हमारा निकलता है, देखिए मिल्क और वाटर का नया रेशो कितना होगा, 8 या 24 24 और 3 एकम 3 और इसके बाद नया हमारा 6 चौक 24। ये मिल्क आपका सेम हो गया और 4 पंजे 20। कितना मिलाया हमने मिलाया 17। 17 की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी है। अब 24 और 3 27, टोटल हमारी 27 की वैल्यू कितनी है, 27 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी गई है 1458, 1458। हमें 17 की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे, देखिए 1458 डिवाइड बाई 27 मल्टीप्लाई 17। चलिए काटते हैं, निकालते हैं आंसर। 9 से कटेगा, 27 से भी कट जाएगा। 27 पंजे 135, 108, 27 चौके 108। देखिए कैसे करेंगे, 27 पंजे 135, बचा कितना 10 और 8, 27 चौक 108। 54 को 17 से गुणा करिए, 17 चौक 68 की 8 हासिल लगी 6, 17 पंजे 85 और 6 कितना होगा हमारा 91, 918। ये आपका आंसर निकल के आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है सी। देखिए ये हमारे टोटल 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। सभी क्वेश्चन की मैंने ट्राई किया है कि मैं आपको बेस्ट तरीके से समझा पाऊँ। जो बेसिक बच्चा होगा, नॉर्मल बच्चा होगा, उनको भी सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। बिल्कुल एकदम बेसिक तरीके से मैंने समझाया है।
अब अगर आपको क्लास पसंद आई है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। रेगुलर ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल एमराउड क्लासेस को, जहां आपको रेगुलर ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे प्रैक्टिस के लिए, और प्रैक्टिस क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। खुश रहिए दोस्तों, अपना ध्यान रखें।